हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। ये टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक है। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं यहाँ पर इम्पल्स के बारे में क्या कहा जा रहा है। यहाँ लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स, यानी इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब ध्यान से समझिए मेरी बात। सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, बॉल है। क्या है ये? बॉल है। अब क्या कर रहा है ये बॉल, सपोज मान लीजिए किसी स्पीड से या मूव कर रहा है यहाँ पर। तो अब क्या है, जब ये किसी स्पीड से मूव कर रहा है और एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहां पर क्या है, वो स्पीड वेलोसिटी बन जाएगा। अब समझिए मेरी बात, जब वो किसी स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी कहिए उससे मूव कर रहा है तो उस जगह उसके स्पीड को चेंज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर जब उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है। समझ रहे हो बात? यहां पर मैं कह रहा हूं, सपोज मान लीजिए एक बॉल है, ये बॉल किसी स्पीड से मूव कर रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो स्पीड वहां वेलोसिटी बन गया। आप उसे स्पीड कह लीजिए या वेलोसिटी कह लीजिए, अभी उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अभी यहां फर्क पड़ रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उसके स्पीड को चेंज करने के लिए जो एक फोर्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके पास जो अपना पहले का मोमेंटम था वो मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्यों चेंज हो जा रहा है? क्योंकि यहां पर जो स्पीड था, जो मैग्नीट्यूड था वेलोसिटी का, वो क्या है, फोर्स को लगाने से क्या है, चेंज हो जाएगा। अगर फोर्स उसी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो क्या होगा, इसकी मोमेंटम और इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वो फोर्स एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाएगा तो ये बॉल क्या है, स्लो हो जाएगी। तो यानी उस फोर्स को लगाने से इसके मोमेंटम में क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। तो वही चीज यहां पे इंपल्स दिखा रहा है। तो इंपल्स कह रहा है क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पर जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है उसकी वजह से जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं इंपल्स। तो चलिए यहां पर इंपल्स के लिए रिलेशन भी देख लेते हैं। यहां पर फोर्स इंटू टाइम, तो अब ध्यान से, यहां पर फोर्स को मैंने F ले लिया और टाइम को मैंने T से रिप्रेजेंट कर लिया। तो हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या, कि फोर्स बराबर होता है m इंटू ए। तो हमने यहां पर फोर्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर लिया और टाइम को एज इट इज यहां पर छोड़ दिया। अब चलिए, जब हमने यहां पर इतना कर लिया, F के जगह m इंटू ए लिख लिया और T को एज इट इज ऐसा ही छोड़ दिया, तो हमने मोशन में क्या देखा है, हमने मोशन में देखा है एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सपोज मान लेते हैं कि ये जो बॉल था इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी u था, उस इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था और जब इस पर फोर्स लगाया गया तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया, v हो गया। अब ध्यान से, और रेट ऑफ चेंज होता है तो इसलिए t नीचे आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर इस t से ये t क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा और यहां जो वैल्यू बच जाएगा वो हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू। इट मीन्स अगर मैं इस m को ब्रैकेट के अंदर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस m इंटू यू। अच्छा, अभी इस u और इस v को छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है। मास इंटू वेलोसिटी होता है अपना मोमेंटम। यानी यहां पर फाइनल वेलोसिटी आ गया, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, अगर बीच में ये माइनस यानी चेंज दिखा रहा है, इट मींस यहां पर जो इंपल्स हो गया वो निकल कर आ गया चेंज ऑफ मोमेंटम। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। पहले ये मोमेंटम को हमने देखा क्या है, फोर्स इंटू टाइम, और अब क्या है, इस फोर्स इंटू टाइम से हमने एक और रिलेशन निकाल लिया, क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यानी F इंटू टी इक्वल टू कितना हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम, m इंटू वी माइनस m इंटू यू। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो चलिए हम इस लाइन को देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज इंपल्स कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम। बिल्कुल, वो हमने क्या है यहां से रिलेशन निकालकर देख भी लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए यहां पर जो अगला पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है लाइक मोमेंटम इंपल्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल, हमने अभी देखा ना, इंपल्स क्या है, वो है चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम खुद ही एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यही तो क्या है, इंपल्स मोमेंटम का चेंज है। मतलब मोमेंटम अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहां पर यूनिट देख लेते हैं इंपल्स का क्या है। इंपल्स जो होता है फोर्स इंटू टाइम के बराबर होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड एक यूनिट हो गया। अब दूसरी बात, यहां पर हमने इंपल्स को और देखा, डिराइव करके आगे जो रिलेशन निकाला वो हमने देखा क्या, चेंज इन मोमेंटम निकला। और मोमेंटम का चेंज क्या है, मोमेंटम का उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, उसका जो यूनिट है वो तो यूनिट ही रह जाएगा। चेंज होने से क्या है, दो वैल्यूज को खाली सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन मोमेंटम का यूनिट तो वही रह जाएगा ना, चेंज थोड़ी होगा। यानी जब हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है तो मोमेंटम की यूनिट हमने क्या देखी थी पिछले लेक्चर में,
kg इंटू मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। मास का यूनिट हो गया kg और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जब हमने ये यूनिट एसआई में यूनिट में देख लिया तो अब क्या है, सीजीएस यूनिट में भी देख लेते हैं इनकी यूनिट क्या है। तो न्यूटन का हो गया डाइन और सेकेंड तो भैया सेकेंड ही रहेगा, मतलब सीजीएस में हो जाएगा डाइन सेकेंड। और वहीं पर यहां पर केजी का क्या होता है, सीजीएस में केजी बन जाता है ग्राम, मीटर बन जाता है सेंटीमीटर, सेकंड एज इट इज सेकंड ही रहता है, मतलब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। चलिए, अगर इतना आपको सब कुछ समझ में आ गया तो अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम आर नोन एज इंपल्सिव फोर्स। अभी हमने इंपल्स देख लिया क्या था, हमने क्या है, किसी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक फोर्स लगाया और वो जो फोर्स लग रहा है बॉडी पर एक शॉर्ट टाइम के लिए, वही फोर्स है क्या अपना इंपल्सिव फोर्स। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब ध्यान दीजिए, सपोज मान लीजिए यहां पर एक बॉल है, कुछ फुटबॉल मान लीजिए, और एक लड़का आया और इस फुटबॉल को क्या किया, उसने किक किया। जैसे ही वो आकर इस फुटबॉल को किक करेगा तो आप एक चीज सोचिए, वो खाली किक कर दिया और ये बॉल उड़कर चले गई, लेकिन उसका किक जो था कितने देर के लिए रहा, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए रहा ना। खाली उसका पैर आया, बॉल से उसका पैर टच हुआ, जो उसने फोर्स यहां पर लगाया, एक्सर्ट किया, वो खाली ट्रांसफर हुआ और ये बॉल उड़ गई। लेकिन वो फोर्स जो इस बॉल पर लगा उसके पैर से, वो क्या है, काफी शॉर्ट टाइम के लिए लगा। वही क्या है, वही है इंपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि बॉल यहां पर अगर स्लो मोशन में था तो वो आकर किक करके उसे उड़ा देगा, यानी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा वहां। या फिर अगर ये बॉल रेस्ट पर था तो ये अगर इसको शॉर्ट मारेगा तो इसकी वेलोसिटी में फिर भी चेंज आया, मास में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, मतलब वापस से क्या है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो मोमेंटम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। होप सो बातें आप समझ रहे होंगे। और दूसरी बात, ये जो इंपल्सिव फोर्स है ना, ये काफी शॉर्ट ड्यूरेशन क्या टाइम के लिए लगता है, लेकिन क्या होता है, ये जो फोर्स होता है ये वेरिएबल नेचर का होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए यहां पर। अब देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो फोर्स को मैं यहां रखता हूं और टाइम को मैं रखता हूं एक्स एक्सिस पर। अब जरा ध्यान से, जब ये बॉल अपने नॉर्मल स्टेट में था तो ठीक है, चलिए कुछ यहां पर ये क्या है, नॉर्मल स्टेट में है, रेस्ट पर सपोज मान लिया हमने, और जैसे ही आया इसको हमने जैसे किक मारा, तो भले ही ये प्रोसेस हमें बहुत फास्ट नजर आता है, लेकिन अगर हम स्लो मोशन में देखेंगे तो ये क्या है, फोर्स धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स अपने मैक्सिमम पॉइंट पर चला जाएगा, और जब फोर्स अपने मैक्सिमम पॉइंट पर चला जाएगा तो ये बॉल क्या है, उससे फोर्स लगने पर ये बॉल उड़ जाएगा। लेकिन अब ध्यान से, जब ये फोर्स लगने पर उड़ेगा तो ये पैर से क्या होगा, कांटेक्ट छोड़ेगा। जब पैर से कांटेक्ट छोड़ेगा तो वो फोर्स क्या है, अब धीरे 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 बॉल से पैर का हटने लगेगा और ये फोर्स क्या धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेगा, गिरना शुरू हो जाएगा। मतलब ये फोर्स क्या था, सडनली बढ़ गया और फिर सडनली घट भी गया, मतलब यहां तो फोर्स क्या है, वेरी कर गया। इसीलिए बोल रहा हूं, ये जो इंपल्सिव फोर्स है ये क्या है, वेरिएबल नेचर का होता है। और ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स तो सबसे पहले शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लगता है, दूसरा वेरिएबल नेचर का होता है, और तीसरा मोमेंटम चेंज कर देता है बॉडी की। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए यहां अगला पॉइंट क्या कह रहा है उससे देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज रेस्पेक्टिवली। यहां जो एरो दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, ये है इंक्रीज का साइन, और ये जो एरो नीचे की तरफ दिख रहा है ये डिक्रीज का साइन। तो ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज रेस्पेक्टिवली बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी हमने अभी देखा ना, क्या देखा हमने, इंपल्स में देखा कि फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, ये फोर्स इंटू टाइम ही तो अपना इंपल्स होता है, और यही क्या होता है, रेट ऑफ क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। अभी हमने देखा ना, अभी हमने डिराइव भी किया था। तो क्या हो गया यहां पर, अगर हम इस टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देंगे तो आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको मोमेंटम के वक्त ही बताया था, जब दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इनवर्सली रिलेशन में होते हैं। मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घटेगा तो उसका अगला वाला बढ़ जाएगा। इट मीन्स यहां वही बात ये कह रहा है कि अगर हम टाइम को बढ़ा दें तो जो फोर्स का इफेक्ट है बॉडी पर वो क्या होगा, घट जाएगा, यानी मोमेंटम वहां से क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा फोर्स उतना ही अधिक मोमेंटम चेंज, हमने देखा भी था। तो यहां पर क्या है, अगर टाइम बढ़ गया तो फोर्स घट जाएगा, तो मतलब टाइम बढ़ाकर हम फोर्स को घटा सकते हैं और मोमेंटम चेंज को हम क्या है, कम कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम कम हो गया तो ये फोर्स का जो इंपैक्ट है बॉडी पर वो बढ़ जाएगा, इस वजह से क्या होगा, मोमेंटम चेंज इंक्रीज कर जाएगा। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी।
अब चलिए यहां पर एक नोट पॉइंट लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन जो इसमें लिखा है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। इसमें कह रहा है जिस तरह एक्सेलरेशन होता है ना, एक टर्म होता है, एक क्वांटिटी होता है एक्सेलरेशन, मतलब यानी एक्सेलरेशन के आगे जब नेगेटिव लग जाता है तो मतलब हम क्या कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं क्या, रिटार्डेशन। इट मींस बॉडी का जो वेलोसिटी है वहां डिक्सेलरेशन के वक्त डिक्रीज करता जाता है, मतलब घटता जाता है। इट मींस जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो बॉडी के मोशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक्ट कर रहा होता है उस वक्त। तो उसी तरह जो फोर्स है, अगर फोर्स के आगे नेगेटिव साइन आ गया तो उससे ये इंप्लाई हो रहा है वहां पर कि जो बॉडी का मूवमेंट है, फोर्स क्या है, जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है उस बॉडी पर, उस बॉडी को रोकने के लिए। तो एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, ऑपोजिंग फोर्स नेचर का होता है, ऑपोजिंग फोर्स होता है। मतलब अगर बॉडी हमारी इस तरह मूव कर रही है तो फ्रिक्शन क्या है, जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ताकि क्या कर सके, ये बॉडी को अपोज कर सके, उसके मोशन को अपोज कर सके। होप सो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं और देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ को। हमारा जो पहला एप्लीकेशन है न्यूटन सेकंड लॉ का, वो हम देख रहे हैं क्या, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। अब समझ, मान लीजिए कोई प्लेयर है, वो बॉल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। तो अभी हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है क्या है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेकंड लॉ से। और वहीं पर अभी हमने इंपल्स को जब निकाला, हमने ये देख लिया क्या, चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है। तो अब कहीं ना कहीं जो चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स इनटू टाइम से रिलेट हो गया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था क्या, कि अगर हम टाइम इंटरवल को घटा या बढ़ा दे तो उससे क्या है, फोर्स का जो क्या बोलते हैं असर है बॉडी पर, उसे हम कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ये पॉइंट देखा है। तो उसी तरह आप समझिए, जब एक प्लेयर क्रिकेट बॉल को कैच करने जा रहा है, अगर बॉल सपोज मान लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ये क्रिकेटर क्या कर रहा है, अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, यानी बॉल के क्या है, मोशन को अपोज करना चाह रहा है। इट मींस ये टाइम क्या है, टाइम कहीं ना कहीं घटाना चाह रहा है, कम टाइम में उस बॉल को कैच करना चाह रहा है। अब आप ही सोचिए, यहां पर फोर्स इनटू टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम घट गया तो फोर्स क्या है, बढ़ जाएगा, और जैसे ही फोर्स बढ़ेगा, जो क्रिकेटर है, जो प्लेयर है, जो बॉल को कैच करने जा रहा है, उसके हाथ पर बहुत कस के चोट लगेगी, उससे क्या है, वो हर्ट भी हो सकता है। तो अब क्या करना होगा कि जिससे वो कम हर्ट हो, उसके लिए वो क्या करेगा, जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो तो वो क्या करेगा, कैच लेने के लिए बॉल पकड़कर क्या है, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचे। जब वो अपनी बॉल पकड़ के अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो टाइम होगा बॉल को कंप्लीटली पकड़ लेने के लिए वो क्या है, बढ़ जाएगा। और जैसे ही टाइम बढ़ जाएगा, जो ये फोर्स का इंपैक्ट था हैंड पर, वो कहीं ना कहीं अब टाइम के रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। और जैसे ही फोर्स का इंपैक्ट कम हो गया, हाथ पर क्या है, चोट कम लगेगी। इस होप सो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए अगले एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर हमारा जो दूसरा यहां पर एप्लीकेशन है वो हम देखते हैं क्या, हाई जंप और लॉन्ग जंप के समय जब एथलीट क्या करते हैं, उस वक्त अपने पैर को फोल्ड कर लेते हैं या बेंड कर लेते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। होता क्या है कि अगर एक एथलीट आ रहा है, वो हाई जंप कर रहा है या लॉन्ग जंप कर रहा है, वो जब जंप करके जमीन पर गिरने वाला होता है तो वो क्या करता है, अपने पैर को फोल्ड कर लेता है। वो पैर को इसलिए फोल्ड कर लेता है क्यों, क्योंकि जब वो जमीन पर गिरेगा उस वक्त जो उसे इंपैक्ट महसूस करना पड़ेगा, होप सो आप समझ रहे होंगे, उस वक्त जो उसे इंपैक्ट महसूस करना होगा अपने फॉल का, उस फॉल को कहीं ना कहीं घटाने के लिए वो अपने पैर को क्या करता है, फोल्ड कर लेता है। उससे क्या होता है, समझिए बात, जब वो क्या है, कुदक रहा है तो उसका पैर अगर सीधा रहेगा तो वो जल्दी आ जाएगा जमीन के कांटेक्ट में, तो उस वक्त क्या होगा, टाइम घट जाएगा, फोर्स क्या है, बढ़ जाएगा। तो उस वक्त क्या होता है, उसके पैर में थोड़े चोट भी आ सकती है, मोच आ सकती है, फ्रैक्चर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए क्या करता है वो करता है अपने पैर को फोल्ड करने से क्या होता है, जितने टाइम में वो जमीन से कांटेक्ट में आ सकता है तो उस टाइम को थोड़ा वो इंक्रीज कर देता है। जैसे ही टाइम इंक्रीज हो गया, फोर्स का इंपैक्ट क्या हो गया, घट गया, और जैसे ही फोर्स का इंपैक्ट घट गया तो उसे हर्ट क्या है, कम होगा। होप सो आप बातें समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, अब उन्हें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। देखिए यहां पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, कुल मिला के बात यही है। यहां पर हमें फोर्स गिवन है और मास गिवन है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें कि मास, फोर्स और एक्सेलरेशन तीनों आते हैं। अभी हमने देखा था सेकंड लॉ में F इक्वल टू
ma। तो चलिए यहाँ पर जो जो डेटा दिया है उसे लिख लेते हैं और खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना दे रखा है, यहाँ पर फोर्स दे रखा है हमारा कितना 12 न्यूटन के बराबर। उसके बाद हमारी मास कितनी दे रखी है, मास दे रखी है अपनी कितनी 3 kg, और इस एक्सेलरेशन को अपने को कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू हो गई यहाँ पर कितनी, फोर्स की वैल्यू हो गई 12, मास की वैल्यू हो गई अपनी 3, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 12/3, यानी 3 से 12 कट जाएगा 4 टाइम्स, यानी एक्सेलरेशन आ गया अपना कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे देखिए, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। वापस से जो पिछला क्वेश्चन था ऑलमोस्ट वैसा ही है, बस वहां पे एक्सेलरेशन निकालना था और यहाँ पे अपने को फोर्स निकालना है, और बाकी जो डेटा दिए हुए हैं उन्हें हमें लिख लेना है और बाकी सब्स्टिट्यूट कर लेना है। हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो इट मीन फोर्स के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया हमने। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है अपनी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिख लेंगे हम क्या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास कितनी दे रखी है अपनी, मास दे रखी है अपनी 6 kg। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अपने पास फॉर्मूला है F = ma, डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, मास की जगह वैल्यू हो जाएगा 6, और यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखी है 4, यानी 6 × 4 कितना हो गया 24, और यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। हम यहाँ डायरेक्टली न्यूटन क्यों लिख दे रहे हैं, वापस से देख लीजिए, यहाँ पर मास kg में दे रखा है, एक्सेलरेशन जो है मीटर सेकंड में दे रखा है ना, वह मीटर और सेकंड में दे रखा है ना, वहां पर यूनिट जो भी है मीटर पर सेकंड का, उससे वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर दे तो रखा है क्या एसआई सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। होप सो यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार of a velocity 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. The mass of the car is 1500 kg। सबसे पहले क्या करना है, जितने डेटास दिए हुए हैं सबसे पहले उसे लिख लीजिए, और उसके बाद देखिए कि क्या और कैसे हम उसे किसी फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या बोला है, हमें फोर्स चाहिए। फोर्स चाहिए तो भैया यहाँ चुपचाप से लिख लेते हैं क्या, फोर्स अपने को निकालना है। उसके बाद यहाँ है एक वेलोसिटी दे रखी है, कुछ वेलोसिटी कितनी दे रखी है अपनी 30 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये भी लिख लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर टाइम दे रखी है, चलिए यहाँ पर हमने क्या है टाइम भी नोट डाउन कर लिया। टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड के बराबर। उसके बाद एक लाइन लिखा है, इस पर बहुत जरूरी है नजर रखना। बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इट मीन्स हमने मोशन में देखा था कि जब भी कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती थी अपनी 0। चलिए उसके बाद यहां पर दे रखा है मास, तो हमने यहां लिख लिया मास कितनी दे रखी है, यहां पर मास दे रखी है 1500 kg के बराबर। अब ध्यान से, अपने को चाहिए फोर्स, और हमने अभी देखा है सेकंड लॉ से फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। भैया यहां पर मास तो दे रखा है, एक्सेलरेशन अपने को कहीं दिखा नहीं। अच्छा तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 ये भी पता है, टाइम पता है। एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि टाइम भी हो, दोनों वेलोसिटीज प्रेजेंट हो और एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट हो, तो तभी ध्यान आता है क्या कि इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वो था v = u + at। अब ध्यान से, अब हमारे पास सारे वैल्यूज यहां दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूट करेंगे और a की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो चलिए v कितनी दे रखी है, v दे रखी है 30, यहां u की वैल्यू हो गई 0, एक्सेलरेशन भैया अपने को चाहिए, और टाइम दे रखी है यहां पर 10। अब ध्यान से 0 में कुछ भी ऐड करो भैया फर्क नहीं पड़ता, जो यहां पर नंबर है एज इट इज वही आ जाएगा। तो यहां कितना हो गया 30 = 10 × a। अब अपने को a की वैल्यू चाहिए तो a को इंडिपेंडेंट करना होगा, तो 10 को लाकर 30 से डिवाइड करनी होगी। तो कितना हो जाएगा a = 30/10, यानी इस 0 से ये 0 खत्म, यहां पर हो जाएगा 3/1, ये निकल कर आ गया 3, और यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अपनी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, वो आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो अपना काम ही खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड लॉ से पता है फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी मास की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है
1500 यहां हमने सब्सटीट्यूट कर लिया। एक्सीलरेशन अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया, कितनी आ गई है, वो आ गई है 3। तो यानी 15 × 3 होता है भैया 45 और 00 पीछे लगा देंगे और यहां हो जाएगा न्यूटन। क्यों? क्योंकि सारी यूनिट्स क्या है, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग दे रखी है। होप सो मैंने यहाँ क्या किया, कैसे किया और किस तरह से निकाला फोर्स, जो कि निकल कर आ गया अपना कितना 4500 न्यूटन के बराबर। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 1000 kg व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। अब ध्यान से, जितनी बातें कह रहा है, जो वैल्यूज गिवन है, सबसे पहले उसे क्या हम करते हैं, लिस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर देखेंगे आगे क्या करना है। सबसे पहले 1000 kg यानी अपना क्या दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 1000 kg के बराबर लिख लिया हमने। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कुछ, और फिर कह रहा है क्या, उसे लाया जा रहा है रेस्ट में। यानी पहले उसके पास इनिशियली कुछ स्पीड था, वेलोसिटी था, उसको बाद उसको क्या है, उसके बाद उसको क्या है, रेस्ट पर लाया जा रहा है। तो मतलब हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगा इस बारी 0 और हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगा कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अब चलिए उसके बाद यहां पर डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया अपना 50 मीटर के बराबर। देख लीजिए सभी के सभी क्या है, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। अब चलिए, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला एक्सीलरेशन, और उसके बाद हमें निकालना है अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कुल मिला के बाद हमें एक्सीलरेशन और फोर्स दोनों निकालना है। अब ध्यान से, यहां पर मास छोड़िए, क्यों, क्योंकि फोर्स हमें निकालने के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, मास गिवन है, तो फोर्स तो बाद में, उससे पहले काम है अपने को एक्सीलरेशन का। तो एक्सीलरेशन के लिए जरा ध्यान इन पर दीजिए। यहां पर फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, एक्सीलरेशन चाहिए। तो हमने मोशन में देखा था क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाला, क्या उसमें क्या है, ये सभी प्रेजेंट है और साथ में एक्सीलरेशन भी है। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे फर्स्ट वाला यूज करना है, सेकंड वाला यूज करना है, तो भैया उसके लिए अपने को टाइम चाहिए। टाइम यहां पर कहीं दिख नहीं रहा, तो जो इसमें टाइम नहीं होगा हमें वही वाला तो इक्वेशन यूज करना होगा। तो क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही हम क्या है यहां पर यूज करेंगे। अब जो जो वैल्यूज दिए यहां पर रख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0, तो यानी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 यानी 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन अपने को निकालना है, और अपने पास डिस्टेंस कितना दे रखा है 50। अच्छा जरा ध्यान से, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 20 का स्क्वायर, मतलब 0 से कुछ भी घटाइए भैया नंबर ही आएगा, आगे नेगेटिव साइन है तो यहां पर आएगा नेगेटिव, और 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपना कितना 400। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगे। अब ध्यान से, 2 इंटू 50 भैया हो गया अपना कितना 100, और एक्सेलरेशन इसके साथ प्रेजेंट रहेगा मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से, एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो एक्सेलरेशन को हमें क्या है, इंडिपेंडेंट करना होगा, यानी ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी -400 डिवाइडेड बाय 100, यानी इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, यानी निकल कर आ गया कितना -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पर क्या है, ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अब ध्यान से, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर तो आई, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव में है। इट मीन्स यहां पर अब हम इसे एक्सेलरेशन नहीं क्या कहेंगे, डी एक्सेलरेशन, और ये तो होना ही था। क्यों, क्योंकि बॉडी यहां पर क्या है, रेस्ट पर आ रही है, रेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रही है, बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी और अब उसे क्या है, रेस्ट पर लाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, छोटी हो गई। और हमें क्या पता है, एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कम इनिशियल वेलोसिटी अधिक, मतलब वैल्यू नेगेटिव आनी ही थी। तो चलिए इतनी बातें जब हो गई, अब हमारा अगला क्या है, अगला हमें निकालना है फोर्स। तो चलिए अब देखते हैं फोर्स की वैल्यू कितनी आती है। अब चलिए यहां पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए था, एक्सेलरेशन मिल गया और मास तो पहले से गिवन है 1000 kg। तो यहां पर क्या है, खाली हमें वैल्यू को रख देना है। तो मास कितनी दी हुई है 1000, यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली कितनी -4। इट मींस 4 इंटू 1000 हो जाएगा भैया अपना कितना 4000, लेकिन आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और यहां पर क्या है न्यूटन। क्यों, क्योंकि सारे यूनिट्स क्या है, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। अब यहां पर क्या है, हमने फोर्स तो निकाल लिया, फोर्स कितना निकल कर आ गया अपना -4000 न्यूटन, लेकिन यहां पर फोर्स की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब इसी लेक्चर में हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या, कि अगर फोर्स के आगे नेगेटिव साइन दिख गया तो यहां पर यह समझ जाना होगा हमें क्या, कि ये फोर्स जो है एक ऑपोजिंग फोर्स है। मतलब जो बॉडी का मूवमेंट है, जो बॉडी का मोशन है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, ये फोर्स उस बॉडी पर एक्ट कर रहा है। तो चलिए अगर आप इतना समझ गए तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। एन अनलोडेड ट्रक वेइंग 2000 kg has a maximum acceleration of 0.5 meter per second square. What is the maximum acceleration when it is carrying a load of 2000 kg? अब ध्यान से, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये ट्रक क्या है, अनलोडेड है। जब ये ट्रक अनलोडेड है उस वक्त इसका कितना दिया हुआ है मास, 2000 kg। तो चलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जब ट्रक अनलोडेड है उस केस के लिए हम यहां पर फोर्स निकाल ले रहे हैं और उसी फोर्स का यूज करके हम क्या है, दूसरे केस के लिए क्या है, वहां पर जो निकालने बोला है हमें एक्सेलरेशन, उसे निकाल लेंगे। तो ध्यान से, यहां पर जब ट्रक अनलोडेड है उस वक्त उसकी कितनी मास दे रखी है, उस वक्त उसकी मास दे रखी है कुछ 2000 kg। अब यहां इनटू एक्सेलरेशन इसी केस में कितनी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है अपनी 0.5। अब ध्यान से यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर 5 के यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे आ गया भैया 10। तो यानी जैसे ही ये 10 नीचे आ गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी 5 इंटू 2 हो गया भैया अपना कितना 10, और उसके पीछे 2 0 लग जाएंगे तो हो जाएगा 1000। यानी हमें फोर्स की वैल्यू निकाली तो ये निकल कर आ गई कितनी, न्यूटन में। तो यहां पर जो हमारा फोर्स निकल कर आ गया वो कितना आ गया, 1000 न्यूटन। अब इसी फोर्स का यूज करेंगे अब हम सेकंड केस के लिए और वहां से हम निकाल लेंगे क्या, एक्सेलरेशन। चलिए तो सेकंड केस में भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन अब ध्यान से, सबसे पहले क्या था, जब ट्रक अनलोडेड था तो उसका जो मास था वो कितना था, 200 kg। अब ध्यान से, सबसे पहले मास इसका कितना था, 2000 kg। अब ध्यान से, जब ये 2000 kg था, जब वो अनलोडेड था, तो उसके बाद वापस से अब क्या किया जा रहा है, अब और 2000 kg उस ट्रक के ऊपर लोड कर दिया जा रहा है। वो तो पहले से ही 2000 था और 2000 आने की वजह से क्या हो गया, ये 2000 इसमें ऐड हो जाएगा। यानी अब ट्रक का जो टोटल वेट हो गया वो हो गया टोटल 4000 kg के बराबर। अब यहां पर इनटू अपने को निकालना ही है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन एज इट इज इतना ही रहने देंगे जैसा है, और फोर्स कितनी निकल कर आ गई है, 1000 न्यूटन। तो यहां हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे 1000। अब ध्यान से, यहां से निकालना है हमें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 1000 भैया ऊपर आ जाएगा, और यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आगे की जो वैल्यू है उसे हमें लाकर डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 2000 प्लस 2000 हो जाएगा अपना कितना, 4000 के बराबर। अब देखिए 3 0 से ऊपर के ये 3 0 कैंसिल हो गए। अब यहां जो वैल्यू बची वो बची सिर्फ 1/4, और 1/4 को जब डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा कुछ 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब ट्रक लोड किया गया 2000 kg से और, तो उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो जो मैंने आपको आज पढ़ाया समझाया आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।